किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। कृषि दर्शन में हम आपका स्वागत करते हैं और कृषि दर्शन में उन नवाचारों के बारे में हम आपको बताते हैं जो कृषि से जुड़े हों, जो कृषि में सफलता हासिल करने वाले हों, जो कृषि से विकास के पथ पर ले जाने वाले हों। इसलिए आज फिर उन नवाचारों का जिक्र करेंगे और आपको बताएंगे कि कृषि दर्शन में हम आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं। तो अगले सेगमेंट में आगे बढ़ते हैं, सम्मेलन से प्रगति की ओर। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में PPVFRA और 21वें स्थापना दिवस के मौके पर तमाम किसान भाई बहनों को सम्मानित किया गया। देखिए खास रिपोर्ट। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 12 नवंबर को नई दिल्ली के पूसा कैंप स्थित सी सुब्रमण्यम सभागार में पादप जिनोम संरक्षक पुरस्कार समारोह और PPVFRA अधिनियम 2001 के रजत जयंती वर्ष व PPVFRA के 21वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए और चयनित किसान भाई बहनों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने अपने संबोधन में कहा, अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र हमारा भारत, जब दुनिया में ढंग से पश्चिम के राष्ट्रों का उदय नहीं हुआ था, तब से बहुत पहले से हमारे यहां बीज भी थे और फसलें भी लहलहाती थी। कृषि हमारा मूल था और यहां बैठे सब किसान जानते हैं इतनी देसी किस्में हमारी हैं। अगर चावल की अकेली किस्में इकट्ठी की जाए तो मेरा अंदाज है उससे ज्यादा भी हो सकते। 30,000 से ज्यादा चावल की किस्में हमारी हैं। उनमें से धीरे धीरे कई प्रचलन से बाहर हो गई। गेहूं की बात करें तो बचपन में हमने गेहूं देखा था, मुड़िया गेहूं, जिसमें वो बाल में वो नहीं निकलते थे जो वैसे कांटे जैसे रोए जैसे होते हैं, वो उसमें होते ही नहीं थे, उसको मुड़िया गेहूं कहते थे और वो शायद दलिया के दलिया के लिए बहुत उपयुक्त था। अब मुड़िया महाराज समाप्त हो गए। कठिया कहीं कहीं देखने में आता है और मुझे तो सरवती पे भी खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। कोदो, कुटकी, रागी, सांबा, मड़िया, अलग अलग तरह की हमारी ऐसी बीजों की किस्में जो पोषण के लिए बहुत उपयुक्त है। आजकल तो हम बायोफोर्टिफाइड किस्में तैयार करते हैं, लेकिन वो तो तैयार बायोफोर्टिफाइड है, कम पानी में पैदा हो जाती है, जलवायु परिवर्तन का ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन धीरे धीरे वो विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। ऐसे में मैं उन किसान बहनों और भाइयों का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं जिनने उन्हें सहेज के रखने का महापुण्य का काम किया है। संरक्षण में कई तरह की दिक्कतें भी आती हैं। अभी यहां बताया कि कैसे रखें, वो बीज रखे थे चूहे ही खा गए। और इसलिए मैं डॉक्टर महापात्रा से बात कर रहा था, प्रावधान कर दिया गया अब ऐसे संरक्षण के लिए 15 लाख रुपए तक की राशि विशेष रूप से उनको देने का काम किया जाएगा, ताकि उनको संरक्षित करके रखने में जिस तरह की संरचनाओं की जरूरत है उनको वो बना सके। दुनिया में भारत पहला देश है जिसने ये कानून बना के बीजों की किस्मों को, पादपों की किस्मों को संरक्षित रखने का काम किया है। उनके अधिकारों का संरक्षण ये करता है। अब बीज हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हमारा बीज, हम अपने बीज को बो सकते हैं, हम अपने बीज को बेच सकते हैं, जिनको बेचे वो भी बो सकते हैं।
बीज हमारा मौलिक अधिकार है। नई किस्में बनाएं, अधिक उपज देने वाली किस्मों की जरूरत है, लेकिन पुरानी किस्मों को भी हम कैसे संरक्षित रख पाएं, इसमें संतुलन हमको पैदा करना पड़ेगा। और जो अधिकार, ये कानून है पादप जीनोम संरक्षक, ये उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी ने प्राकृतिक और जैविक दृष्टि से किसानों के द्वारा पौधों और बीजों की किस्मों को संरक्षित करने के उपायों की चर्चा की। भारत 1995 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ था। बौद्धिक संपदा और अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलों पर समझौते का अनुसमर्थन किया था। पौधा, किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 पौधा किस्मों और किसान समुदायों, पौधा प्रजनकों और शोधकर्ताओं के अधिकारों के संरक्षण हेतु एक प्रभावी कानून व्यवस्था प्रदान करता है। ये पौधा किस्मों तथा किसानों, पौधा प्रजनकों और शोधकर्ताओं के अधिकारों के संरक्षण हेतु एक प्रभावी व्यवस्था की स्थापना का प्रावधान है। यह अधिनियम आर्थिक महत्व के नई पौधा किस्मों के विकास को प्रोत्साहन करता है। यह अद्वितीय है क्योंकि ये प्रजनकों और किसानों के शोधकर्ताओं के अधिकारों को मान्यता देता है। प्राधिकरण अपनी स्थापना के 2 दशक पूरे कर रहा है तथा ये कानून अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है। आज कुल 206 फसलें और अधिसूचित की गई है, जिसमें वैज्ञानिकों, पादप प्रजनकों और किसानों द्वारा विकसित संरक्षित किस्में इन फसलों में पंजीकरण के लिए पात्र है। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने पूरे भारत में लगभग 155 डीएस परीक्षण केंद्र भी स्थापित किए हैं। पंजीकरण के लिए अभी तक 20,406 आवेदन प्राप्त हुए हैं। 10,018 पौधा किस्म पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए, जिनमें से 5,041 प्रमाण पत्र भारत में किसानों के लिए जारी किए गए हैं। हमारे किसान वो भी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं और पहले अपने जितने भी बीज था उसको संरक्षण करते थे, उन्नत बीज का वो संरक्षण करते थे और उससे पैदावार भी अच्छी लेते थे। और वो जो किस्म थी वो हमारे पूरी, मैं कह रहा हूँ कि इस तरह से थी, वो पूरी प्राकृतिक दृष्टि से और जैविक दृष्टि से वो बिल्कुल शुद्ध था। तो हमारे वैज्ञानिक, हमारे किसानों ने और हमारे वैज्ञानिक दोनों मिलकर जो जिस तरह का वो संरक्षण करते हैं उनको भी बढ़ावा देना चाहिए। और हमें खुशी है कि आज पिछले 3 वर्षों में लगभग 5,000 पौधा किस्म पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए। इनमें से कई पंजीकरण अब किसानों की आजीविका और समृद्धि को आत्मनिर्भर की ओर ले जा रहे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य कृषि मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव श्री देवेश चतुर्वेदी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर मांगीलाल जाट, कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार साहू, पीपीवीएफआरए के अध्यक्ष डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा, पीपीवीएफआरए के रजिस्ट्रार जनरल डॉक्टर DK अग्रवाल उपस्थित रहे। बीज एक महत्वपूर्ण योगदान देता है देश की कृषि की अर्थव्यवस्था में, और बीज मुख्य रूप से 2 कारणों से विकसित किए जाते हैं। एक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाना यानी कि उत्पादकता बढ़ाना, और दूसरा है बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करके विशेष बीज ऐसे जिसमें उसका जो उसकी या तो एरोमा अच्छी है या उसके अंदर ऐसे विशिष्ट तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, जिसकी वजह से बेहतर मार्केट हो। और इस तरह के बीज जो होते हैं, जो ट्रेडिशनल वैरायटीज़ होते हैं, ज़्यादातर किसानों के पास होते हैं। तो हमको संरक्षण ना केवल साइंटिस्ट द्वारा उत्पादित बीज का करना है जिससे वो IPR प्रोटेक्टेड रहे, कोई और उसको ना ले जा पाए, बल्कि हमें जो हमारे किसान भाई और बहनों द्वारा जो बीज संरक्षित किया जाता है, ट्रेडिशनल वैरायटीज़ चली आ रही है। हम सब जानते हैं, जहाँ तक हम अपने जिस प्रदेश से मैं आता हूँ और उसके आसपास हमें मालूम है कि काला नमक है सिद्धार्थनगर का, कठिया गेहूं है बुंदेलखंड का, मध्य प्रदेश से शरबती गेहूं आता है, एक आदम चीनी चावल है जो हमारा वाराणसी में आता है। इस तरह से बहुत सारे, एक डांग ज़िला है जो पूरा नेचुरल है, वहाँ पर
बिना किसी फर्टिलाइज़र के बंगालो कड़ा नाम के प्रजाति राइस की निकलती है। तो इस तरह की पूरे देश में, दक्षिण में हो चाहे पश्चिम में हो, पूर्वांचल में हो या नॉर्थ ईस्ट में हो, ऐसी बहुत वैरायटीज़ हैं जिसको संरक्षित करना इसलिए भी आवश्यक है कि वहाँ के किसानों को इससे उसको प्रचार कर सके, एक्सपेंड कर सकें, और कोई विश्व में कोई व्यक्ति कमर्शियल एंगल से उसका जीन लेके अपनी तरफ से वो प्रॉफिट ना ले सके। और इसके लिए ज़रूरी है कि वो ये संगठन को और मजबूत करके हम ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाएं। साथ ही साथ हम लोगों ने इसी को ध्यान में रखते हुए नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में, जो नेशनल फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी मिशन है, उसमें इस तरह के ट्रेडिशनल वैरायटीज़ जो किसान रखते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए भी योजनाएं रखी हैं। और मेरा निवेदन रहेगा, यहाँ जितने भी आए हुए हैं, साइंटिस्ट भी आए हैं, किसान भाई भी आए हैं, कि अगर कोई एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी है और वहाँ पर बहुत ऐसे प्रजातियाँ हैं अलग अलग खाद्यान्न की या इवन हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस की, जिसमें लोकल एक यूनिक वैरायटीज़ है, तो हम एक वैराइटल म्यूज़ियम तैयार करें उस जगह का, जिसमें इन प्रजातियों को संरक्षित करें। और उसको हम पर्यटन से भी लिंक कर सकते हैं कि जब वहाँ लोग आएँ तो उसी से उत्पादित सामग्री हम वहाँ अगर विशिष्ट बेचें या वहाँ पर सब क्यूजीन का लाभ दें, तो एक तरह का एग्रो टूरिज्म भी बढ़ेगा, उन प्रजातियों का विकास भी होगा, और जो लोग पर्यटक आएंगे उस प्रजाति का पैदा किया हुआ अन्य खरीद के भी ले जा सकते हैं। तो हम लोग की योजनाओं में जीन बैंक की व्यवस्था है जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं छोटे छोटे म्यूज़ियम में, और ऐसा करने से निश्चित रूप से इन प्रजातियों को संरक्षण के साथ साथ लाभ भी होगा। तो अगले सेगमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं, विज्ञान और किसान। आजकल न सिर्फ हमारे किसान खेती कर रहे हैं बल्कि व्यवसाय की ओर भी बढ़ रहे हैं, और इसीलिए पॉली हाउस के बारे में हम आपको बता देते हैं कि पॉली हाउस से जुड़कर हमारे किसान लाभान्वित हो रहे हैं, विकास के पथ पर नया कीर्तिमान रच रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं उनके व्यवसाय में बढ़ोतरी हो रही है, उन्हें लाभ मिल रहा है। देखिए खास रिपोर्ट आप। एक संरक्षित व फ्रेम युक्त संरचना होती है जो कि कम सघनता वाले पॉलिथीन, पारदर्शी प्लास्टिक फिल्म और कीट रोधी नेट से ढके होते हैं। इसके अंदर फसलों को नियंत्रित वातावरण में उगाया जा सकता है। गर्मी के मौसम में पॉली हाउस को ठंडा करने के लिए दोनों तरफ से पर्दे को उठा दिया जाता है और फॉगर व ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल कर मौसम के अनुकूल बनाया जाता है, जबकि ठंड के दिनों में पर्दों को गिरा दिया जाता है, जिससे पॉली हाउस के अंदर तापमान बढ़ जाता है। इसके साथ ही तापमान नियंत्रण, आर्द्रता के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, मृदा तापमान, पादप पोषक तत्व आदि को नियंत्रित करना आसान होता है। पॉली हाउस में खेती करने से फसलों की पैदावार बढ़ने के साथ साथ संसाधनों जैसे मिट्टी, पानी, पोषक तत्व, फसल उत्पाद और वातावरण की गुणवत्ता भी बढ़ती है, जो खेती के लिए बहुत जरूरी है। पॉली हाउस का उपयोग नर्सरी तैयार करने के लिए भी किया जाता है। इसमें बेमौसम फूल गोभी, बंद गोभी, भिंडी, खीरा, टमाटर और परवल जैसी सब्जियों की खेती की जा सकती है। पॉली हाउस में सब्जियों की खेती करना भले ही किसानों के लिए थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन बेमौसम सब्जियां की खेती कर बाजार में किसानों को इन सब्जियों की कीमत 3 से 4 गुना अधिक मिल जाती है। पॉली हाउस में सब्जियों की संरक्षित खेती भी की जा सकती है। इसे करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके जरिए किसान विपरीत परिस्थितियों में भी सब्जियों की खेती करके किसान गुणवत्ता वाली फसल ले सकते हैं और अच्छी आमदनी भी कमा सकते हैं। कम जोत वाले किसान सही ढंग से पॉली हाउस में खेती करने का प्रशिक्षण ले लें तो निश्चित ही उन्हें सफलता हासिल हो सकती है। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं कृषि दर्शन में, बने रहिए आप। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात
बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद कृषि दर्शन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। कृषि स्टार्टअप में हम आपको बताना चाहते हैं कि कैसे कृषि से एक नया स्टार्टअप शुरू करके हमारे किसान आगे बढ़ रहे हैं। हमारे किसान न सिर्फ खेती तक सीमित हैं, बल्कि इस खेती को अब अपने व्यवसाय की ओर लेकर बढ़ रहे हैं और नए नए इतिहास रच रहे हैं, नए नए कीर्तिमान रच रहे हैं। और इसीलिए खेती अब उनके लिए फायदे का सौदा साबित हो रही है। न सिर्फ फायदे का सौदा साबित हो रही है, बल्कि वो एक नई जानकारी, नई टेक्निक के साथ आगे बढ़कर नया विकास कर रहे हैं और खेती में नवाचार करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट आप। इस वक्त हम लुधियाना के पास हैं और गांव का नाम जोधा है। ये छोटी सी एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट इसी गांव के जमकौर सिंह की है। इन्होंने 33 साल पहले इस काम को शुरू किया था। मैं जो काम कर रहा हूँ वो भी एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट का मैं ओनर हूँ। हमारा जो गांव है पंजाब के लुधियाना ज़िले के पास है। हमने जो ये काम शुरू किया है, इसके काम शुरू करने को मतलब कम से कम 28-30 साल हमें जहाँ तक पहुँचने में लग गए हैं। 28-30 साल पहले मैंने एक छोटा सा काम मतलब कर्जा लेके गवर्नमेंट से, बैंक से कर्जा लेके शुरू किया था। वो सिर्फ उसमें आटा चक्की थी, एक तेल निकालने वाला मशीन था, बस दो हमारे पास मशीनें थी। वो काम हमारे पिताजी के आशीर्वाद से हमने शुरू किया था। इस काम में हमारे पिताजी की हमें बहुत सपोर्ट रही, लेकिन हमें मन में बहुत मतलब रहता था कि जो बड़ी बड़ी कंपनी करती है काम, जैसे ये प्रोडक्ट बना पड़ा है, भाई हम भी ऐसा क्यों नहीं कर पाते, मतलब हमें भी करना चाहिए। धीरे धीरे मतलब काम की समझ आती गई, एक एक करके हम प्रोडक्ट की गिनती बताने शुरू कर दी। अभी हमारे पास तकरीबन 50-55 तरह के प्रोडक्ट है जो हम सेल करते हैं। काम की तो दिक्कतें तो बहुत आई थी। सबसे दिक्कत बड़ी रहती थी पंजाब में बिजली की दिक्कत। गांव का एरिया था, गांव के एरिया में बिजली नहीं आती थी, इसलिए रात भर हमें काम करना पड़ता था। दिन में भी मतलब इसको जो ग्राहक था उनको देखना पड़ता था। मॉडल सपोर्ट जो हमारे पास इतनी नहीं थी, मतलब काम अकेले ही करने वाले थे। जमकौर सिंह तेल, आटा, दाल, चावल और मसालों की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। वो अपनी कामयाबी का श्रेय 2 बातों को देते हैं, एक ईमानदारी और दूसरे क्वालिटी। इनका कहना है कि ये गुणवत्ता के साथ कभी समझौता नहीं करते, इसलिए इनके उत्पादों की मांग पूरे पंजाब में है। अभी हम अपने काम से पूरे खुश हैं और देश के युवाओं को भी कहते हैं कि अपनी धरती पे, अपने गांव में कहीं भी काम करो, 8-10 साल तुम मेहनत करो दब के, मतलब आपका जो काम है वो आपको ऊपर मेहरबानी काम आपके पे करेगा। आप इतनी कमाई कर पाओगे कि आप सोच भी नहीं सकते। काम मतलब ईमानदारी से होना चाहिए। सैमसंग का जो काम है, इतना काम है, मतलब ये कभी ना ख़त्म होने वाला और काम है, मतलब जितना मर्जी आप बढ़ा सकते हो, बड़ी से बड़ी कंपनी खड़ी कर सकते हो, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा ये काम। जमकौर सीधे किसानों से फसल खरीदते हैं। आटे के लिए इन्हें गेहूं चाहिए, तेल के लिए सरसों और मसालों के लिए हल्दी, धनिया जैसी फसलें। इसके अलावा इस यूनिट में 20 से 25 कर्मचारी काम कर रहे हैं। कोई अकाउंट देख रहा है, कोई मार्केटिंग और कोई मजदूरी। हर काम रफ्तार पकड़ने में समय लेता है। जमकौर सिंह को यहाँ तक पहुँचने में 33 बरस लगे हैं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने
ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से कृषि दर्शन में आपका स्वागत है और आगे बढ़ते हैं। फार्मिंग इंडिया जो हमारा सेगमेंट है उसमें आपको बताते हैं इनेम वेबसाइट पर आप तमाम वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो आपके रेट्स आपकी खेती से जुड़ी हो, क्योंकि इस साइट पर ये तमाम जानकारियां आपको प्राप्त होंगी और उन जानकारियों से आप बेहतर खेती कर पाएंगे, बेहतर जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और उस जानकारी से आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए इनेम वेबसाइट पर जाइए और तमाम जानकारी जुटाइए। देखिए आप ई-नाम के जरिए आप घर बैठे न केवल एपीएमसी से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। ई-नाम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन ई-नाम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। ई-नाम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हो। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की ही बिक्री होती थी, लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है।
31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि इनाम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 FPO जुड़े हैं। किसानों के लिए इनाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। तो कृषि दर्शन के इस अंक में बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई सुझाव या सवाल है तो लिख भेजिए हमें हमारे पते पर। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC खेलगांव 110049। और अगर ईमेल के जरिए आप हमें भेजना चाहते हैं अपने सवाल और सुझाव तो हमारा ईमेल एड्रेस है krishiddarshan@gmail.com। और अगर इन खबरों को दोबारा आप सुनना और देखना चाहते हैं तो हमारे QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और इस पर फिर से जाकर आप इन खबरों को देख सकते हैं। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। किश्तवाड़ जिले को सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी कहा जाता है। चिनाब नदी के बाएं तट पर एक पहाड़ी के ऊपर बसे इस नगर को सूफी संतों, ऋषियों, मुनियों और देवी देवताओं की धरती भी कहते हैं। मचेल माता का मंदिर पूरे उत्तर भारत में एक प्रमुख धार्मिक केंद्र बन चुका है। किश्तवाड़ में वर्ष भर अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। कुड इस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक नाच है। पाडर के कुड की अपनी अलग ही विशेषता है। कहीं कलकल करती बहती नदियां और कहीं पर बर्फ से लदे पहाड़ पर्यटकों के लिए ये धरती पर स्वर्ग के समान है। ऐसे सुंदर दृश्य देखकर दिल यही कहता है कि इस धरती को प्रकृति ने स्वयं अपने हाथों से संवारा है। इन बीजों को एक एक करके धरती में रोपा जाता है। हर बीज दूसरे बीज से एक निश्चित दूरी पर बोया जाता है। केसर के पौधे रोपाई जम्मू कश्मीर का कृषि विभाग इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि किश्तवाड़ को केसर उत्पाद का एक मुख्य केंद्र बनाया जाए। इसके लिए सरकार ने सैफरॉन मिशन के अंतर्गत अनेक योजनाएं आरंभ की हैं। किसानों को केसर की खेती की ओर प्रेरित करने के लिए उन्हें आर्थिक प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। विभाग के इन यत्नों से अब बहुत से किसानों ने अपने खेतों में
फिर से केसर उगाना शुरू कर दिया है। कृषि विभाग की ओर से किसानों को उच्च स्तर के बीज भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। कृषि विभाग की ओर से किश्तवाड़ में केसर को समर्पित एक विकास फार्म भी स्थापित किया गया है। सरकार और कृषि विभाग इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि किश्तवाड़ के और भी इलाकों को केसर की खेती के दायरे में लाया जाए। सरकारी सतह पर इस बात के भी प्रयत्न किए जा रहे हैं कि किश्तवाड़ केसर को जी टैग उपलब्ध करवाया जाए। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।